ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मूडीज द्वारा भारत की मजबूत होती भावी अर्थव्यवस्था के आकलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। अर्थव्यवस्था से जुड़े मानकों की रेटिंग जारी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी मूडीज ने भारत के आने वाले समय में अर्थव्यवस्था की संभावनाओं या कहें कि आउटलुक के बारे में जो एक नेगेटिव श्रेणी थी उसे अब स्थिर श्रेणी में ला दिया है। डॉक्टर शरद कोहली, सबसे पहले तो हम आपसे जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मूडीज की जारी की गई रेटिंग है उसको समझना चाहेंगे। किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था में आ रहे सकारात्मक बदलावों को ये जो रेटिंग है, सर्वे है, ये दर्शा रहा है? पहले संक्षेप में समझ लेते हैं कि ये रेटिंग किस प्रकार होती है, मतलब ये क्या रेटिंग है। ये इस रेटिंग के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू होता है इसका जिसको हम सॉवरेन रेटिंग कहते हैं। दूसरा पहलू होता है जिसको हम आउटलुक कहते हैं। तो अगर आप सॉवरेन रेटिंग देखें तो वो भारत की अभी भी Baa3 पर बनी हुई है। हमें याद होगा कि जून 2020 में मूडीज ने भारत की जो सॉवरेन रेटिंग है वो Baa2 से घटा के Baa3 कर दिया था। ये उस समय की बहुत चर्चा में थी। और दूसरा होता है जिसको हम आउटलुक कहते हैं कि जनरल आउटलुक कैसा है। तो आउटलुक उन्होंने, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि अब नेगेटिव से हटा के स्टेबल में कर दिया और काफी सालों बाद ये किया गया है। और मैं समझता हूँ भारत सरकार के जो निरंतर प्रयास रहे हैं इस दिशा में, रिफॉर्म्स, प्रति बुधवार कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग होती है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। ये जतलाता है कि सरकार अर्थव्यवस्था और आर्थिक परिस्थितियों को लेके कितनी कंसर्न्ड है कि लोगों को उसका आर्थिक लाभ पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा देश की आर्थिक उन्नति हो। ये इस बात को जतलाता है। और इन्हीं में से निकल के आते, मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया क्योंकि जितने भी रिफॉर्म्स अभी तक किए गए हैं वो इन्हीं मीटिंग्स में से, इन्हीं थॉट प्रोसेस में से, इन्हीं पॉलिसीज में से निकल के आते हैं। तो मूडी ने भी इस बात का संज्ञान लिया और मूडीज को लगा कि भारत की अब जो परिस्थितियां हैं, कोविड का बहुत बड़ा इसमें रोल रहा है इस रेटिंग में। और जो बड़े स्केल पर इस समय 90 करोड़ से ऊपर हम 100 करोड़ की आंकड़े को, वैक्सीनेशन को छूने जा रहे हैं बहुत ही जल्द। और मुझे लग रहा है मूडी को इस बात का ज्ञान है और मूडी ने इसको देखते हुए कि भारत की इतनी बड़ी आबादी अब वैक्सीनेट हो चुकी है तो पैंडेमिक का जो थर्ड वेव का खतरा बना हुआ था वो अब संभलता हुआ दिख रहा है। तो इसी बात को लेके मूडी ने अब रिफॉर्म्स को लेके और वैक्सीनेशन को लेके दो मुख्य कारण रहे हैं जिसकी वजह से मूडीज को अब लगता है कि भारत अपनी जो ग्रोथ की परिस्थिति है, जो ग्रोथ का रेट है, जो कि प्री पैंडेमिक लेवल पे था, उस पे अब भारत जल्द आ जाएगा, जिसको कि 9.3% का अनुमान था। तो उनको लगता है कि अब भारत उसको छू पाएगा। इस बात को लेके मूडीज ने भारत की ये आउटलुक, जिसको हम कहते हैं, मूडीज ने ये सुधार किया है। तो ये आउटलुक अब स्टेबल आ चुकी है। सरकार का ये भी ध्यान है कि लगातार जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें कमी लाई जाए और जो वित्त बजट 2021-22 का है उसमें भी देखें तो सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसको काफी हद तक नीचे लाया जा सके और इस संतुलन से भी अर्थव्यवस्था को सुधार देने में मदद मिलेगी। तो किस तरह से जो सरकार का ये एक लक्ष्य है फिस्कल डेफिसिट में कमी लाने का, उससे अर्थव्यवस्था को और प्रगति देने में मदद मिल रही है? जो फिस्कल पैमाने हैं, मूडीज की जो सारी रेटिंग की प्रक्रिया है, चाहे वो सॉवरेन रेटिंग की हो, चाहे वो आउटलुक की हो, खासकर जो सॉवरेन रेटिंग की होती है, वो अभी भी उन्होंने, हमने देखा कि Baa3 रखी हुई है, जिसका कारण है कि भारत की जो डेट टू जीडीपी रेशियो थी वो बढ़ के 2020 में करीब 89% के करीब पहुंच गई। और मुझे लग रहा है कि जो मीडियन है Baa वो 48% के करीब है। तो उनको लगा कि अभी भी ये काफी हाई है। और इंटरेस्ट पेमेंट मीडियन वो 26% रखते हैं। तो उन दोनों पैमानों पर, और हम अगर देखें आर्थिक दृष्टि से, तो पूरी दुनिया में अमेरिका की आज हम देखें कि वहां पर स्टेलमेट है, तो वहां पर बोरिंग्स की वजह से 28.3 ट्रिलियन डॉलर की जहां पर सीलिंग है, आज भी वो उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसमें मैं एक बात पे जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा अपनी तरफ से कि मूडी का अपना देखने का नजरिया है, मूडी के अपने पैमाने हैं। इन्हीं पैमानों के आधार पर भारत में निवेश आता है। भारत में अलग अलग संस्थान आके अपनी स्थापना करते हैं, बाहर की कंपनियां इस मूडीज को देख के अपने निवेश करती हैं। ये बात सही है, पर यह बात भी सही है कि भारत की अर्थव्यवस्था अपने आप में एक दुनिया है। अभी प्रधानमंत्री जी का हमने वक्तव्य सुना कि हर छठा व्यक्ति दुनिया का भारतीय है। तो भारत में जो उन्नति होती है तो पूरी दुनिया में उन्नति होती है। तो उनके पैमानों पे हम भले ही अभी Baa3 पर खड़े हुए, पर मुझे लग रहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आपको बहुत जल्द दिखलाई देगी।
हाल ही में सरकार ने डॉक्टर कोहली कई ऐसे निर्णय लिए जिससे जो उद्योगों का उत्पादन है वो बढ़े। जैसे 13 क्षेत्रों में अब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लागू कर दिया गया है। इसी तरह से जो दूसरे कई अहम निर्णयों में जैसे निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो बकाया एक रेमिशन स्कीम के तहत 56,000 करोड़ रुपए था, उसको इस वित्त वर्ष में उस बकाये को पूरा करने की सरकार का एक लक्ष्य है। इस तरह से जो बड़े निर्णय लिए गए हैं उनसे भारत में आगामी अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। किस तरह से गति देने में ये सहायक है कदम? हमने देखा कि कोरोना के दौरान जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना के बराबर हो गई थी, उद्योग बंद पड़े थे, मैन्युफैक्चरिंग बंद पड़ी थी, सर्विस सेक्टर बहुत बुरी तरह से प्रभावित था, तो ऐसे में भारत सरकार ने बहुत ही, मैं समझता हूं, पर्याप्त और उचित कदम उठाए। ये जो PLI प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम जो 13 क्षेत्रों को दी है, और ये अभी से ही हमने देखा कि अभी इनके अनाउंसमेंट्स हुए बहुत दिन नहीं हुए हैं, और बहुत सारे उद्योगपति और निवेशक का रुझान अब इन स्कीम्स की तरफ हो रहा है, क्योंकि ये न केवल नए उद्योगों के लिए है बल्कि पुराने उद्योगों को भी के लिए भी है। और ये हर एक में अलग अलग मात्रा तय करी गई है कि आपका कितना टर्नओवर बढ़ता है तो आपको कितना उसका लाभ मिलेगा, वो एक अलग पैमाने बनाए गए। तो मुझे लग रहा है किसी भी देश की उन्नति के लिए और भारत को अगर तेज रफ्तार से और उन्नति करनी है तो भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है वो बढ़ना पड़ेगा। हमने देखा कि चीन ने पिछले 4 दशकों में जो दुनिया की फैक्ट्री बना वो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की वजह से बना। तो मुझे लग रहा है तो भारत सरकार का मेक इन इंडिया पर ट्रस्ट है, ये वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, ये जो स्कीम्स भारत सरकार ने लॉन्च करी हैं ये बहुत दूर तक जाएंगी भारत को आर्थिक उन्नति देने के लिए। तो मुझे लग रहा है भारत सरकार बहुत कमिटेड है। अभी ये रिफॉर्म्स का अंत नहीं है, आने वाले समय में जैसे जैसे हमको अर्थव्यवस्था की जरूरतें दिखेंगी, भारत सरकार हर बुधवार को CCEA मिलती है और इन्हीं विषयों पर उसकी चर्चा होती है, और प्रत्येक हफ्ते हम कुछ न कुछ नया सुनने को मिलते हैं, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे वो वेलफेयर स्कीम्स हो, या वो अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाली स्कीम्स हो। जन धन योजना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है भारत की आर्थिक उन्नति में। डिजिटल इंडिया जो एक नया सामने आ रहा है, जिस रफ्तार से गांव में आप जाइए, आप ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मोबाइल पे आज पेमेंट्स करते हैं, मोबाइल से पेमेंट लेते हैं UPI के माध्यम से, और कितने सारे माध्यम। मुझे लग रहा है कि भारत की 135-40 करोड़ की आबादी बहुत बड़ा एक एसेट साबित होने वाली है, और भारत सरकार की ये स्कीम्स उसको प्लेटफॉर्म देंगी। मेरा एक अर्थशास्त्री होने के नाते अनुमान है कि आने वाले 2 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था चीन और दुनिया के बाकी सभी देशों के आगे निकल जाएगी, और सारी दुनिया भारत की तरफ देखेगी निवेश के लिए भी, हर तरीके का निवेश, चाहे वो FDI हो, चाहे वो FII हो, किसी भी प्रकार का निवेश हो, आपको भारत में वो आता अवश्य दिखाई देगा और उससे और ज्यादा रफ्तार पकड़ेगी। और एक बात यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो बुनियादी ढांचे पे जो भारत सरकार खर्च कर रही है इस समय, मुझे लग रहा है, क्योंकि अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत होता है कि आप 1 रुपया जब मान लीजिए सड़क बनाने के लिए खर्च करते हैं तो उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो बुनियादी ढांचा मुझे लग रहा है भारत को उस लॉन्च पैड पे ले आएगा जहां से वो एक विकसित देश की तरफ बढ़ सकता है। तो बिल्कुल मैं सराहना करता हूं भारत सरकार की जो इतने सारे कदम उठाए गए हैं, और इस कठिन परिस्थिति में जबकि वित्तीय संकट था भारत के ऊपर, टैक्स की कलेक्शन गिर गई थी, GST नहीं आ रहा था, इनकम टैक्स नहीं आ रहा था, जितने भी राजस्व के सरकार के सोर्स होते हैं, लोगों की आमदनी गिर गई थी, ये तो सच है, पर सरकार की भी आमदनी गिर गई थी। ऐसे में अगर भारत सरकार इतने बड़े निवेश का जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाई गई है 100 लाख करोड़ से ऊपर की, और भी ना जाने कितनी वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं, ऐसी कठिन परिस्थिति में जब आप ये खर्च करते हैं और लोगों को विश्वास दिला देते हैं कि हम बिल्कुल रिफॉर्म्स के लिए, उन्नति के लिए कमिटेड हैं, तो मैं समझता हूं कि देश की जनता को इस बात से बहुत राहत मिलती है कि ये देश आगे चमकते हुए सितारे की तरह दिखाई देता है। निश्चित तौर पर डॉक्टर कोहली, जैसा कि आपने कहा कि अर्थव्यवस्था में हुई प्रगति से वो विश्वास अब दिखने लगा है, क्योंकि कोविड महामारी के बाद जिस तरह से स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण हुआ और टीकाकरण अभियान की रफ्तार को हमने देश में देखा, और दूसरी तरफ जो दूसरे आर्थिक क्षेत्र हैं, चाहे वो उद्योगों में उत्पादन हो, आत्मनिर्भर भारत अभियान हो, या फिर सरकार की अलग अलग योजनाएं ही क्यों न हो, उन सब से लगता है कि देश में अब आर्थिक प्रगति बड़ी तेज रफ्तार से आगे होगी। आप कार्यक्रम में जुड़े और आपने विषय पर अपने विचार साझा किए। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मूडीज द्वारा भारत की मजबूत होती भावी अर्थव्यवस्था के आकलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है
airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।